का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC3 जो है वर्ल्ड हिस्ट्री कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड उससे समाजवाद विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय इतिहास की 19वीं शताब्दी समाजवादी आंदोलन के लिए जानी जाती है। समाजवाद का उद्भव निराशजन्य परिस्थितियों में आशा की किरणें लिए हुआ। बर्ट्रैंड रसल के शब्दों में समाजवाद 19वीं शताब्दी के दर्शन का एक प्रेरक बल था। पूंजीवाद का जवाब समाजवाद ने दिया। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को बढ़ाया, साथ ही ऐसी कई समस्याओं को भी जन्म दिया जिनके गर्भ से समाजवाद का ने जन्म लिया। समाजवादियों ने श्रमिकों की विकराल समस्या की ओर सरकार एवं जन सामान्य का ध्यान आकृष्ट किया। इस और कई मानवतावादियों ने भी लोगों को जागृत किया। मानवतावादी एवं अन्य प्रबुद्ध लेखक, विचारक, उद्योगपति एवं अर्थशास्त्री श्रमिक वर्ग की समस्याओं को लेकर गंभीर चिंतन कर रहे थे। उन्होंने यह दलील देना आरंभ किया कि समृद्धि का वितरण ठीक हो जिससे कि श्रमिक वर्ग भी उसका भागीदार हो। मजदूरों ने भी अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बना लिए। कार्य की दशा सुधारने, अधिक वेतन पाने एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी मांगें रखी, परंतु श्रमिक असंतोष बढ़ता ही गया। अधिक काम, कम वेतन तथा कष्टकर एवं असुरक्षित कार्य स्थितियां आदि ने उनके असंतोष को हवा दी। हम इस तथ्य से सुपरिचित हैं कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। ठीक उसी प्रकार सामाजिक शोषण के खिलाफ श्रमिक आंदोलन की शुरुआत भी इंग्लैंड में ही हुई। इंग्लैंड के टॉमस पेन जैसे विचारकों ने श्रमिकों के लिए पेंशन आदि की मांग की। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत संपत्ति की निंदा की। मानवतावादी उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने अपने निजी कारखाने में अनेक सुधार कर अपने मजदूरों की हालत सुधारने का प्रयास किया। उसने अपने द्वारा लिखित पुस्तकों में अपने सिद्धांत का निरूपण किया तथा संभवतः सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। इंग्लैंड में अन्य समाजवादी लेखक भी हुए जिन्होंने मालिक और मजदूरों के बीच लाभ के विभाजन का सुझाव दिया। फ्रांस में भी इंग्लैंड के समान समाजवादी विचारों का जन्म हुआ। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांसीसी सम्राट के निरंकुश शासन को तो समाप्त कर दिया, किंतु वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता का युग नहीं ला सकी। फ्रांसीसी क्रांति के लक्ष्यों और फ्रांस की परवर्ती स्थितियों के बीच भारी खाई ने लोगों में भयंकर असंतोष को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारों पर आधारित समाज के निर्माण के लिए फ्रांस की तत्कालीन सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की गई। यह प्रयास FN बॉबियूफ ने किया और बॉबियूफ कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। उसने सरकार के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई, परंतु सरकार को पहले ही उसका पता चल गया। सरकार ने बॉबियूफ को गिरफ्तार कर मृत्युदंड की सजा दे दी। उसका कहना था कि समान जनों का जनतंत्र कायम करने का समय आ गया है जिसके दरवाजे संपूर्ण मानव जाति के लिए खुले रहेंगे। उसने यह विचार व्यक्त किया कि संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र की होनी चाहिए। वह गरीबों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहा। वह फ्रेंच साम्यवाद का पिता माना जाता है। फ्रांस में समाजवादी विचारधारा को फैलाने में अनेक विचारकों ने योगदान दिया, जिसमें हेनरी साइमन, सिस्मोंडी, लुई ब्ला आदि मुख्य थे। राज्य समाजवाद के उदय का श्रेय लुई ब्ला को जाता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लुई ब्ला के विचारों का फ्रांस में तेजी से प्रसार हुआ। उसने मजदूरों को संगठित करने पर बल दिया। उसने 1830 से 71 तक पेरिस में हुए हर विद्रोह में अग्रणी भूमिका अदा की। उसका विश्वास था कि क्रांतिकारी षड्यंत्र के जरिए सत्ता पर अधिकार कर समाजवाद लाया जा सकता है। समाजवादी विचारों के प्रसार और मजदूरों को संगठित करने के लिए अनेक दल बने और अनेक संगठन बनाए गए। ऐसा ही एक संगठन 1836 में बनाया गया था, लीग ऑफ द जस्ट। इसके सदस्य यूरोप के अनेक देशों में थे। उनका नारा था कि सभी लोग भाई भाई हैं। 1847 में इसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट लीग कर दिया गया। इसकी पत्रिका में यह नारा लिखा होता था कि सभी देश के मजदूरों एक हो। इसने अपने लक्ष्यों का निरूपण करते हुए बताया
पूंजीपति वर्ग की सत्ता का नाश, मजदूर वर्ग का शासन, वर्ग विभेद पर आधारित मध्यम वर्ग के पुराने समाज का नाश और एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें वर्ग तथा निजी संपत्ति ना हो। इस लीग ने ही प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को घोषणा पत्र तैयार करने को कहा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र सबसे पहले जर्मन भाषा में फरवरी 1848 में प्रकाशित हुआ। समाजवादी आंदोलन के इतिहास में ये एक बेजोड़ दस्तावेज है। यह दस्तावेज मार्क्स और एंगल्स दोनों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। दोनों का जन्म जर्मनी में हुआ था, परंतु अपने अधिकांश समय इंग्लैंड में बिताया। उन्होंने समाजवादी विचारधारा और आंदोलन को एक नई दिशा दी। समाजवाद संबंधी उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताया गया कि सारे संसार के मजदूरों का लक्ष्य पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना और समाजवाद की स्थापना करना है। यह मार्क्स के मानव इतिहास के सामाजिक विकास के गहन अध्ययन पर आधारित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ठोस सैद्धांतिक धरातल पर खड़ा वैज्ञानिक समाजवाद था, जो बाद में लेनिन के नेतृत्व में रूस में और माओ के नेतृत्व में चीन में व्यवहारिक रूप में परिणत हुआ। मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक सामाजिक अध्ययन का विशद विश्लेषण अपने विख्यात ग्रंथ दास कैपिटल में किया। मार्क्स के अनुसार वर्गों एवं वर्ग भेद से युक्त पुराने पूंजीवाद समाज के स्थान पर एक नया संघ स्थापित होना है, जिसमें हर व्यक्ति का स्वतंत्र विकास ही सबके स्वतंत्र विकास की शर्त होगा। जिस समय कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ, उसके आसपास यूरोप के अधिकांश देशों में क्रांतियां हुई। इन क्रांतियों का लक्ष्य निरंकुश शासकों का तख्ता उलटना, जनतंत्र की स्थापना आदि था। आने वाले युग में समाजवादी आंदोलन एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में सामने आया। इस युग के विभिन्न समाजवादी समूहों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उनका अंतर्राष्ट्रीय चरित्र। यह स्मरण रहे कि ब्रिटेन के चार्टिस्टों ने एक अन्य समान संगठनों से जीवन संबंध था। 1846 में इंग्लैंड में स्थापित सोसाइटी ऑफ द फ्रेटर्नल डेमोक्रेट्स के एक नेता ने 1848 में कहा, मैं हर देश के उत्पीड़ित व्यक्ति से अपील करता हूं कि वे अपने समान उद्देश्यों के लिए एकजुट हो जाएं। इस युग में बने इसी प्रकार के अन्य संगठनों ने इस विचार पर जोर दिया कि मजदूर वर्ग का उद्देश्य सभी देशों में एक ही है। समाजवादी आंदोलन के इतिहास में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना पहले मील के पत्थर के रूप में 1864 में हुई। यह माना गया कि प्रथम इंटरनेशनल के साथ समाजवाद विश्व इतिहास के रंगमंच पर आया। इसकी स्थापना के लिए बैठक लंदन में हुई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम इंटरनेशनल का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि इसे मजदूर वर्ग के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु मान लिया गया। उसे एक ऐसे आधुनिक समाजवादी संगठन का निर्माण का कार्य सौंपा गया जिसका स्पष्ट लक्ष्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना हो तथा जो पहले की तरह अपनी गतिविधि केवल क्षणिक, गुप्त एवं विशेष रूप से एकाकी कार्रवाई तक सीमित न रखे। इसके संविधान में इस बात पर जोर दिया गया कि श्रमिकों का उद्धार स्वयं श्रमिकों द्वारा ही होगा। श्रमिकों के उद्धार का कार्य था समान अधिकार एवं कर्तव्य तथा सभी प्रकार के वर्गीय प्रशासन का अंत। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना से पूर्व समाजवादी विचारधारा काफी फैल चुका था तथा एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा था। पेरिस में हुए सम्मेलन के साथ ही समाजवाद के इतिहास में एक नया चरण आरंभ हुआ। सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर वर्ग की एकजुटता के रूप में मनाया जाए। मजदूरों के लिए कार्य घंटे 8 घंटे कार्य दिवस के रूप में मांग किए जाने का भी तय हुआ। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। द्वितीय इंटरनेशनल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों को बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। ऐसे समय में सैन्यवाद के विरुद्ध संघर्ष तथा युद्ध को रोकना द्वितीय इंटरनेशनल का मुख्य लक्ष्य बन गया। युद्ध हमेशा जनता के विरुद्ध जघन्य अपराध है, क्योंकि मरने वाले सैनिक, नागरिक, बाल, वृद्ध, महिला सब अधिकतर आमजन होते हैं और युद्ध के दौरान और बाद की सर्वाधिक पीड़ा भी ये ही झेलते हैं। युद्ध लादने वाले नेता या प्रशासक नहीं, परंतु जब विश्व युद्ध आरंभ हो गया
तब इसके सदस्यों को भी मजबूरन युद्ध में शामिल होना पड़ा। समाजवाद ने ट्रेड यूनियनवाद को मजबूत किया। समाजवादियों के प्रयासों से ट्रेड यूनियनों पर जो पाबंदी थी वह खत्म कराई गई। समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में पृथक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी लोग अपने आप को संगठित करने लगे। इस तरह समाजवादी आंदोलनों का आविर्भाव हुआ, जिसने न सिर्फ मजदूरों की आर्थिक मांगों को उठाने का प्रयास किया, बल्कि पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था को समूल उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें लामबंद भी किया। श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन ने सफल प्रयास किए। आज जब हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी विश्व में विशेष रूप से विकासशील एवं अर्धविकसित देशों में श्रमिकों की दशाएं संतोषप्रद कदापि नहीं कही जा सकती। आज भी समाजवादी विचारों की सर्वाधिक आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।